हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी realm हिंदी विद शिव। आज हम लेकर आए हैं डीप सी एम्बर्स के चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 10, जहां कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस, डार्क और थ्रिलिंग होने वाली है। गोस्ट शिप वैनिश्ड, कैप्टन डंकन और डॉल स्पिरिट कॉफिन से जुड़े ऐसे राज सामने आएंगे जो आपको आखिर तक बांध कर रखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको मिस्ट्री और फैंटेसी स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डीप सी एम्बर्स चैप्टर 6। असेंबली बेल जोर से बज उठी। उसके तुरंत बाद पूरे शिप में सेलर्स के दौड़ते हुए कदमों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन कैप्टन लॉरेंस व्हीलहाउस के अंदर ही रुक गया। उसके साथ सेकंड मेट और प्रीस्ट मिस्टर रॉन भी थे, जो अभी तक पूरी तरह संभाल नहीं पाए थे। बुजुर्ग कैप्टन खिड़की के बाहर समुंदर की तरफ घूर कर देखने लगा। व्हाइट ओक अब भी स्पिरिट रेल्म की गहराइयों में तैर रही थी। शिप के चारों तरफ घना फॉग छाया हुआ था और समुंदर का पानी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काली स्याही पूरे समुंदर में गिरा दी हो। लेकिन तूफान खत्म हो चुका था और वैनिश्ड का कहीं कोई निशान नहीं था। इससे एक अजीब और डरावनी फीलिंग पैदा हो रही थी, जैसे वो भयानक तूफान, मॉर्टल रेल्म की टूटी हुई बाउंड्री और वो सारी तबाही सिर्फ उस गोस्ट शिप की वजह से हुई हो, और उसके जाते ही सब कुछ भी उसके साथ ही चला गया हो। लॉरेंस के दिमाग में वैनिश्ड और उसके लेजेंडरी कैप्टन डंकन एबनोमार की पुरानी कहानियां घूमने लगी। उससे याद आया वो फ्लीट जो 1 सदी पहले मॉर्टल रेल्म की बाउंड्री में समा गई थी, और वो सारे शिप्स जो कभी वैनिश्ड से टकराए थे और फिर हमेशा के लिए नेदरडीप की अंधेरी गहराइयों में डूब गए थे। अब ये कहानियां यूज बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं लग रही थी, लेकिन वैनिश्ड जा चुका था। हाँ, व्हाइट ओक अब भी स्पिरिट रेल्म की खतरनाक गहराइयों में थी, पर कम से कम अब लॉरेंस और उसकी क्रू के पास सांस लेने का मौका तो था। अब लॉरेंस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, वैनिश्ड व्हाइट ओक से आखिर लेकर क्या गया था, या फिर क्या वो शिप कुछ छोड़कर भी गया था? और इसका जवाब यूसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढना था। वो बिना पूरी जांच किए व्हाइट ओक को दोबारा मॉर्टल रेल्म में ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्पिरिट रेल्म से लाई गई कुछ चीजें इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर वो मॉर्टल रेल्म में पहुंच जाए तो भयानक करप्शन फैला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर व्हाइट ओक और उसकी क्रू ज्यादा देर तक स्पिरिट रेल्म की इस गहराई में रुकी रही तो स्पिरिट रेल्म का असर धीरे धीरे हर इंसान पर पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी हर पल रुकना भी खतरा था। इसी बीच डेक से आती शोर शराबे की आवाज ने लॉरेंस को उसकी सोच से बाहर निकाल दिया। उसने मुड़कर प्रीस्ट मिस्टर रॉन की तरफ देखा। अब उनके चेहरे का रंग पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। लॉरेंस ने गंभीर आवाज में पूछा, मिस्टर रॉन, हमारी सिचुएशन कितनी स्टेबल है? रॉन 2 बार जोर से खांसा, फिर अपने रोप के अंदर हाथ डालकर एक छोटा सा बहुत ही नाजुक स्पिरिट कंपस निकाला। उसके मेटल के कवर पर समुंदर और पवित्र सिंबल्स बने हुए थे। उसने कंपस का कवर खोला। जैसे ही वो खुला, उसकी सुई पागल की तरह तेजी से घूमने लगी। वो धीरे धीरे रुक गई और एक जगह आकर बिल्कुल स्टेबल हो गई। रॉन ने कंपस को देखते हुए कहा, हम स्पिरिट रेल्म की अपर लेयर में हैं और मॉर्टल रेल्म के काफी करीब भी। नेदरडीप का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम है। ये देखकर रॉन के चेहरे पर हैरानी आ गई। अजीब बात है, हम यहाँ पूरी तरह स्टेबल हैं। सेक्रेड रेलिक बंद है, इस हिसाब से हमें धीरे धीरे और नीचे डूबना चाहिए था, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं डूब रहे। ये कहकर वो फिर जोर जोर से खांसने लगा। लॉरेंस ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शायद वैनिश्ड की टक्कर ने हमें किसी सेफ रोड पर धकेल दिया हो। मैंने सुना है स्पिरिट रेल्म में कुछ अजीब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, ऐसी जगह जहां मॉर्टल रेल्म की चीजें गहरी लेयर्स की खींच से बच जाती हैं। रॉन ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और बोला, कैप्टन, आज के दिन इतना ठंडा मजाक बिल्कुल सूट नहीं करता। मिस्टर रॉन ने एक और बार खांस कर अपनी सांस संभाली। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, चाहे जो भी हो, आज जो हुआ है उसकी रिपोर्ट हमें चर्च को देनी ही होगी। वैनिश्ड का सामने आना कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कई दशकों से लोग उस गोस्ट शिप को देखने का दावा करते आए हैं, लेकिन हर बार उन बातों को नशे में डूबे सेलर्स की बकवास या फिर मैनिफेस्टेशन के असर से पैदा हुई कलेक्टिव हेलुसिनेशन समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। रॉन ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हे गॉडेस, जमीन पर पहुंच जाएंगे। कैप्टन, आपको खुद को तैयार रखना होगा। शायद काफी लंबे समय तक आप दोबारा समुंदर में सफर नहीं कर पाएंगे। लॉरेंस ने गहरी सांस लेकर अपना माथा मसला। मुझे पता है, ना चर्च और ना ही सिटी स्टेट के अथॉरिटीज किसी ऐसे शिप को दोबारा समुंदर में जाने देंगे जो मैनिफेस्टेशन डिजास्टर का शिकार हुआ हो। और सच कहूं, ये बिल्कुल सही फैसला होगा। फिर उसने थोड़ी थकान भरी आवाज में कहा, और सिर्फ चर्च ही नहीं, मुझे सिटी स्टेट अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट देनी होगी, एक्सप्लोरर्स गिल्ड को भी। वो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर एक लंबी सांस छोड़कर हल्का सा मुस्कुराया, और मेरी डरावनी बीवी को भी। उसकी बात सुनकर माहौल में एक पल के लिए हल्कापन आ गया, लेकिन लॉरेंस तुरंत फिर सीरियस हो गया। उसने हाथ हिलाकर कहा, बस
अब और नहीं। मिस्टर रॉन, आपको आराम की जरूरत है। जब तक हम किसी पोर्ट तक नहीं पहुंच जाते, इस शिप को गॉडेस की प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। रॉन ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद फर्स्ट मेट व्हील हाउस में वापस लौट आया। लॉरेंस के कुछ पूछने से पहले ही उसने रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। कैप्टन, ना कोई क्रू मेंबर गायब है और ना ही कोई एक्स्ट्रा आदमी शिप पर मिला है। मैंने खुद डेक पर सब सेलर्स की गिनती की। उसके बाद बॉयलर रूम जाकर आर्टिफाइसर्स को भी चेक किया। हर आदमी ने अपने वर्शिप किए जाने वाले डेटी का नाम सही बताया। सब जिंदा है, कोई गड़बड़ नहीं मिली। लॉरेंस कुछ पल तक उसे देखता रहा। ये अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों। लॉरेंस ने हैरानी से पूछा, एक भी आदमी गायब नहीं है? ये सच में अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत अगला सवाल पूछा, होली एम्बलम बीकन का क्या हाल है? फर्स्ट मेट ने बिना देरी किए जवाब दिया, सेक्रेड रेलिक भी बिल्कुल ठीक है। नेविगेटर पहले ही इंसेंस और होली ऑयल्स तैयार कर चुका है। बस आपके ऑर्डर का इंतजार है ताकि होली एम्बलम बीकन को दोबारा एक्टिवेट किया जा सके। लॉरेंस कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। फिर उसने धीरे से अपने आप से कहा, तो उसने वाकई इस शिप को छोड़ दिया? फर्स्ट मेट ने कांधे उछाते हुए कहा, लगता है आज किस्मत हमारे साथ थी कैप्टन। हमने कुछ भी नहीं खोया। हो सकता है वो गोस्ट कैप्टन सिर्फ रास्ते से गुजर रहा हो, या फिर ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल कलिजन हो। लॉरेंस ने उसकी तरफ देखी नजर से देखा। क्या तुम खुद इस बात पर यकीन करते हो? अगर वाकई किस्मत हमारे साथ होती तो हम कभी। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक व्हील हाउस के बाहर तेज कदमों की आवाज गूंजी। धादाम, दरवाजा जोर से खुल गया। बोट्सवेन पसीने से तरबतर अंदर घुसा। उसका मजबूत चेहरा भी डर से सफेद पड़ चुका था। वो जोर से चिल्लाया, कैप्टन, अनोमली 099 गायब हो गया है। पूरा व्हील हाउस एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उसी पाल लॉरेंस के दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। अच्छा, तो आखिर कुछ तो गलत हुआ। वैनिश जैसे गोस्ट शिप से टकराने के बाद अगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता तो वही सबसे बड़ी अजीब बात होती। लेकिन ये सुकून सिर्फ एक पल के लिए था। अगली ही सेकंड उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने बिना वक्त गवाए फर्स्ट मेट को हुक्म दिया, तुम व्हील संभालो। फिर बोट्सवेन की तरफ मुड़कर बोला, रास्ता दिखाओ। दोनों तेजी से व्हाइट ओक के अंधेरे कॉरिडोर से गुजारते हुए शिप के सबसे गहरे हिस्से की तरफ दौड़ पड़े। लॉरेंस और बोट्सवेन तेज कदमों से व्हाइट ओक के पंग कॉरिडोर से गुजारते हुए शिप के सबसे नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गए। वहां उनके सामने एक स्पेशल सील्ड चेंबर था। उसका दरवाजा काले लोहे का बना हुआ था, भारी, मजबूत और ऐसा लग रहा था जैसे एक ही लोहे के टुकड़े से ढालकर तैयार किया गया हो। दरवाजे पर घने ऑकल्ट सिंबल्स और रहस्यमय निशान बने हुए थे। ये सिंबल्स सिर्फ दरवाजे तक ही सीमित नहीं थे, वो डोर फ्रेम से निकलकर कॉरिडोर के फ्लोर तक फैल रहे थे, जैसे पूरे कमरे के चारों तरफ एक अदृश्य पिंजरा बना दिया गया हो। लॉरेंस ने सबसे पहले दरवाजे को ध्यान से देखा। कोई नुकसान नहीं था। फिर उसने सीलिंग सिंबल्स को चेक किया, वो भी बिल्कुल सलामत थे। आखिर में उसने अपनी नजर ऊपर उठाई। सील्ड वॉल्ट के बिल्कुल ऊपर वही चैम्बर था जहां सेक्रेड रेलिक और होली एम्बलम बीकन रखे गए थे। होली एम्बलम बीकन सिर्फ शिप को स्पिरिट realm की गहराइयों में डूबने से ही नहीं बचाता था, बल्कि ये सील्ड वॉल्ट की सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी था। चाहे बीकन बंद ही क्यों ना हो, उसकी बची हुई पवित्र शक्ति इतनी तो जरूर होती थी कि वॉल्ट की सीलिंग बैरियर को टूटने ना दे। लेकिन दोनों सिक्योरिटी लेयर्स बिल्कुल ठीक होने के बाद भी अंदर रखी हुई चीज गायब थी। व्हाइट ओक का इस सफर का सबसे कीमती और सबसे खतरनाक कार्गो, अनोमली 099 डॉल स्पिरिट कॉफिन। लॉरेंस ने गहरी सांस ली। फिर उसने वॉल्ट का लॉक खोला और पूरी ताकत से भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। चारों कोनों में लगे स्टीम लैंप्स हर कोने को रोशन कर रहे थे। लेकिन कमरे के बीच में जहां डॉल स्पिरिट कॉफिन होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ कुछ टूटी हुई जंजीरें जमीन पर उलझी पड़ी थी और उनके आसपास बिखरी हुई ग्रे व्हाइट बोन ऐश। बोट्सवेन धीरे से बोला, अनोमली 099 के कंटेनमेंट रूल्स के मुताबिक इस रूम की लाइट्स कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हर 2 घंटे बाद एक क्रू मेंबर अंदर आकर चेन्स को दोबारा मजबूत करता है और फ्लोर पर नई बोन ऐश बिखेर देता है। लेकिन जब वो गोस्ट शिप सामने आई, सब कुछ उलट पुलट हो गया। ड्यूटी पर मौजूद सेलर सिर्फ 7 मिनट लेट हुआ, लेकिन जब वो अंदर आया तब तक अनोमली 099 गायब हो चुका था। लॉरेंस ने तुरंत सिर हिला दिया। सिर्फ 7 मिनट, इतना वक्त अनोमली 099 को रनअवे स्टेट में जाने के लिए काफी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सील कमजोर होती और कॉफिन इस कमरे के अंदर इधर उधर हिलने लगता। इसीलिए इतनी सारी सीलिंग और होली एम्बलम बीकन का इंतजाम किया गया था। ये सब सिर्फ दिखावा नहीं है। वो खाली कमरे के बीच को घोरता रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच साफ नजर आ रही थी। लॉरेंस कुछ देर तक खाली वॉल्ट के बीच को घोरता रहा। फिर उसने धीरे लेकिन पक्की आवाज में कहा,
ये मामला अलग है। एनॉमली 099 इस रूम के अंदर से ब्रेक लूज नहीं हुआ, वो सीधा शिप से ही गायब हो गया। उसने व्हाइट ओक को छोड़ दिया। इसका उस सेलर की 7 मिनट की देरी से कोई लेना देना नहीं है। बोट्सवेन ने घबराकर धीरे से पूछा, तो आपका मतलब है? लॉरेंस ने बिना झिझक जवाब दिया, ये वैनिश्ड का काम था। उस गोस्ट शिप के कैप्टन ने एनॉमली 099 को ले लिया। कुछ पल के लिए पूरी जगह खामोशी छा गई। फिर लॉरेंस ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आवाज में थोड़ी थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी। हमें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए। वैनिश्ड सिर्फ वही चीज लेता है जो उसे चाहिए होती है। इस बार उस गोस्ट कैप्टन का निशाना एनॉमली 099 था। हमारी जान नहीं। बोट्सवेन कभी लॉरेंस के चेहरे को देखता, कभी खाली वॉल्ट को। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आखिर उसने संभल कर पूछा, कैप्टन, सिटी स्टेट अथॉरिटीज को हम क्या बताएंगे? इतना इंपॉर्टेंट कार्गो खो गया। लॉरेंस ने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा, फिर उसके कंधे पर जोर से हाथ रखकर बोला, वैनिश्ड एक समुंदरी कैलामिटी माना जाता है और हमारे पास मरीन इंश्योरेंस है। बोट्सवेन एक पल के लिए चुप रह गया, फिर हैरानी से बोला, क्या इंश्योरेंस कंपनी वाकई इसका पैसा देगी? लॉरेंस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर उन्होंने पेमेंट देने से मना किया तो हम एक्सप्लोरर्स गिल्ड से कहेंगे कि वैनिश्ड पर नया बाउंटी इशू करे। बोट्सवेन ने हैरानी से कैप्टन को देखा। कैप्टन, कहीं आप इस सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा ही? लॉरेंस ने बीच में ही उसकी बात काट दी। बस चुप रहो। बोट्सवेन तुरंत चुप हो गया, लेकिन दोनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर गोस्ट शिप वैनिश्ड को एनॉमली 099 डॉल स्पिरिट कॉफिन की जरूरत क्यों थी? चैप्टर 7। हरे रंग की आग धीरे धीरे बुझ रही थी और समुंदर भी। जब गोटहेड ने कंफर्म कर दिया कि वैनिश्ड खतरनाक पानियों से बाहर निकल चुकी है और अब अपने दुम पर सेल कर सकती है, तब डंकन ने आखिरकार उस काले स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया। उसने नीचे देखा। जहां कुछ देर पहले उसके हाथ और शरीर हरा भूतिया आग और जले हुए कोयले जैसे दिख रहे थे, वहां अब फिर से नॉर्मल मांस और खून नजर आ रहा था। उसके आसपास वैनिश्ड का डेक भी अपनी पुरानी हालत में लौट चुका था। आखिरी हरा शोला भी बुझ चुका था, लेकिन डंकन को अंदर ही अंदर एहसास था कुछ बदल चुका था। जिस पल उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा था, उसी पल कुछ उसके साथ जुड़ गया था। वो हरा शोला सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उससे वैनिश्ड के साथ और शायद इस समुंदर के साथ भी बांध चुका था। अब आग गायब हो चुकी थी, फिर भी वो कनेक्शन अब भी महसूस हो रहा था। उससे सिर्फ डेक ही नहीं, बल्कि वैनिश्ड का हर एक प्लैंक, हर कॉरिडोर, हर बंद कमरा और जहाज के अंधेरे दिल तक का एहसास हो रहा था। डंकन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जहाज के गहरे और अंधेरे कॉरिडोर से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें सुनी। वो आवाजें बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनमें एक अनजानी सी अपनापन की फीलिंग थी। उसने कैप्टन के कैबिन में रखी हुई कॉन्सेक्रेटेड लैंटर्न को भी देखा। पता नहीं कब वो जल चुकी थी। उसके ग्लास के अंदर सफेद पवित्र आग धीरे धीरे नाच रही थी। उसने समुंदर की लहरों को जहाज के हुल से टकराते हुए सुना, और उन लहरों के नीचे कुछ और भी था, जैसे कोई गहरी नजर उससे देख रही हो। लेकिन जब भी डंकन उस एहसास का पीछा करने की कोशिश करता, वो चीज तुरंत छुप जाती, जैसे कभी थी ही नहीं। डंकन ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी और एक गहरी सांस ली। उसके ऊपर आसमान में स्पिरिट एनर्जी से बुना हुआ पर्दे जैसा सैल हल्की हवा के साथ फूल गया, जैसे वो उसकी हर हरकत का जवाब दे रहा हो। डंकन डेक की सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके रास्ते में लटक रही मोती मोती रस्से खुद ही हिलकर एक तरफ हट गईं, जैसे जहाज खुद उसके लिए रास्ता बना रहा हो। तब जाकर डंकन को सच्चाई समझ आई। जब वो पहली बार इस जहाज पर जागा था, तब नहीं। जब उसने पहली बार पूरे जहाज की तलाशी ली थी, तब भी नहीं। और जब गोटहेड ने उसे पहली बार कैप्टन कहकर बुलाया था, तब भी नहीं। असली बदलाव तो उस वक्त हुआ था जब उसने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में पकड़ा। उसी पल वो वाकई में वैनिश्ड का असली कैप्टन बन गया था। तभी उसके दिमाग में बिना किसी आवाज के एक आवाज गूंज उठी, कैप्टन, हम स्पिरिट रेल्म की बाउंड्री से बाहर आ रहे हैं। बहुत जल्द हम मॉर्टल रेल्म में वापस पहुंच जाएंगे। ये गोटहेड की आवाज थी, लेकिन इस बार वो जहाज के ब्रास स्पीकिंग ट्यूब से नहीं आ रही थी। वो सीधा डंकन के दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। और अजीब बात ये थी, जब गोटहेड किसी सीरियस बात पर बोलता था तो उसकी हमेशा वाली पागल और बकबक करने वाली टोन गायब हो जाती थी। उसकी जगह एक शांत और लगभग पवित्र सी आवाज रह जाती थी। गोटहेड फिर बोला, हम काफ़ी लकी रहे। हम सिर्फ स्पिरिट रेल्म के सबसे नीचे वाले लेयर को छू कर निकले। नेदर डीप का असर हम पर लगभग ना के बराबर पड़ा। मॉर्टल रेल्म, स्पिरिट रेल्म, नेदर डीप और शायद उससे भी गहरा सब स्पेस। ये सारे अजीब नाम डंकन के दिमाग में एक के बाद एक घूमने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि इन्हीं नामों के पीछे इस अजीब दुनिया का असली राज छुपा हुआ है, लेकिन उससे अभी तक इनका असली मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया था। फिर भी जब गोटहेड ने उसे दोबारा कैप्टन कहा, तो डंकन को उसकी आवाज़ में एक बहुत हल्का सा बदलाव महसूस हुआ, जैसे अब गोटहेड उसकी बात बिना किसी शर्त के मानेगा। डंकन के दिमाग में अचानक एक अजीब ख्याल आया, अगर मैं अभी गोटहेड को सच बता दूं कि मैं असली कैप्टन नहीं बल्कि जो मिंग हूं, तो क्या ये फिर भी मेरी बात मानेगा? उससे लग रहा था शायद हाँ। ये बदलाव उसी वक्त हुआ था जब उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और उस हरा भूतिया आग के इम्तिहान से जिंदा बच गया। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो इस थ्योरी को टेस्ट नहीं करेगा और ना ही गोटहेड से स्पिरिट रेल्म, नेदर डीप या सब स्पेस के बारे में सवाल पूछेगा। कुछ दिन पहले तक वो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बेचैन था। उस वक्त डर और उलझान उसके अंदर को खा रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों
उससे इतनी जल्दी नहीं थी। इस दुनिया में और भी लोग थे, और भी जहाज थे, एक सोसाइटी थी, एक सिविलाइजेशन थी, और बस ये एक सच ही उसके लिए काफ़ी था उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगाने के लिए, और शायद एक नए फ्यूचर की शुरुआत करने के लिए। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डंकन का दिमाग बार बार उस जहाज़ की तरफ जा रहा था जो अचानक धुंध में से सामने आ गया था। उसे उसका बड़ा सा स्मोक स्टैक याद आया, और वो अजीब मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स भी जो सिर्फ एक झलक के लिए उसकी नज़र में आए थे। डंकन धीरे से खुद से बोला, वो एक मैकेनिकल पावर से चलने वाला शिप था, और वैनिश्ड देखने में किसी पुराने ज़माने के सेलिंग वॉरशिप जैसी लगती है। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, लेकिन वो सिर्फ मशीन भी नहीं था। उस दूसरे जहाज के कुछ कमरे बिल्कुल आम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उनका इस्तेमाल रोज़मर्रा के काम के लिए नहीं, बल्कि किसी रिचुअल या पवित्र सेरेमनी के लिए किया जाता हो। जहाज के कील के साथ अजीब पैटर्न्स और सिंबल्स बने हुए थे। पहली नज़र में वो सिर्फ डेकोरेशन लगते थे, लेकिन जितना ज़्यादा डंकन उनके बारे में सोचता, उतना ही उससे लगता कि उन्हें किसी खास मकसद से बनाया गया था, जैसे उनमें कोई छुपा हुआ मतलब हो। अचानक डंकन ने आवाज़ लगाई, गोट हेड। उस अजीब चीज़ का असली नाम पता नहीं था, इसलिए उसने वही नाम इस्तेमाल किया जो सबसे पहले उसके दिमाग में आया था। हैरानी की बात यह थी कि गोट हेड को इस नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने बिना किसी शिकायत के तुरंत जवाब दिया, जी कैप्टन। डंकन ने पूछा, जब हम उस जहाज के पास से गुजरे थे तो जो आदमी कैप्टन लग रहा था वो मुझ पर चिल्ला रहा था, वो क्या कह रहा था? गोट हेड ने बिना सोचे जवाब दिया, हवा और समुंदर की आवाज़ बहुत तेज थी, मैं उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाया। डंकन ने भाव सिकोड़ ली, तुम भी नहीं सुन पाए? उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हो। जो भी वो चिल्ला रहा था, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। गोट हेड ने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, आपके साथ मरने की इच्छा रखना इंसानों की बिल्कुल नॉर्मल प्रतिक्रिया है, खासकर समुद्री लोगों के लिए। इसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं है, और जब लोग अपनी बेकार और निश्चित मौत की तरफ भागते हुए कुछ चिल्लाते हैं तो उन बातों पर ध्यान देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सुनते ही डंकन का पैर लगभग सीधी पर फिसल गया। उसने हैरानी से पूछा, मेरे साथ मरना एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है? जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, उससे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। ये सवाल कुछ ज़्यादा ही अनजान आदमी जैसा लग रहा था, जैसे उसकी असली पहचान में एक दरार पड़ गई हो। शायद हरा भूतिया आग का असर अभी तक उसके दिमाग पर था, या फिर वैनिश्ड के साथ उसका नया कनेक्शन। जो भी वजह हो, उसका पूरा शरीर एकदम से सतर्क हो गया। लेकिन गोट हेड को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। गोट हेड ने बिना किसी शक के जवाब दिया, बिल्कुल, हर वो इंसान जो बाउंडलेस सी पर सफ़र करता है आपसे डरता है। उसकी आवाज़ में अजीब सी गर्व था, जैसे ये बात उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक हो। वो बोलता रहा, जैसे लोग पुराने देवताओं से डरते हैं, जैसे वो सबस्पेस के अंधेरों से डरते हैं, वैसे ही वो आपसे भी डरते हैं। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के गोट हेड अपनी पुरानी आदत पर लौट आया। वाइज शैडोज की बात चली है तो याद आया, कभी एक बहुत ही महान इंजीनियर था, या शायद वो एग्रोनॉमिस्ट था। नहीं, हो सकता है एक बहुत बड़ा शेफ गुरमांड हो। उसने एक बार कहा था। बस इतना सुनते ही डंकन ने तुरंत उसकी बात को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब तक वो अच्छी तरह समझ चुका था, जितनी देर कोई गोट हेड से बात करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी बकबक बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। और वैसे भी डंकन खुद भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था। यूज डर था कि कहीं उसे फिर कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उसकी असली पहचान को बेनकाब कर दे। लेकिन उसी वक्त डेक पर रखी एक चीज़ ने उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। डंकन अचानक रुक गया। ये क्या है? वो सीढ़ियाँ चढ़कर डेक पर पहुंच चुका था। कैप्टन के कैबिन के बिल्कुल बाहर एक तबूत कॉफिन जितना बड़ा संदूक रखा हुआ था। वो आम संदूक नहीं था, उसकी लंबाई एक आदमी से भी ज्यादा थी। उसे किसी गहरे काले रंग की लकड़ी से बनाया गया था, जिसे डंकन पहचान नहीं पाया। हर जॉइंट इतनी सफाई से जोड़ा गया था कि उनके बीच की लाइन मुश्किल से नजर आ रही थी। उसके किनारों पर सोने जैसी चमक वाली धातु की मजबूत पट्टियां लगी हुई थी, और पूरे संदूक पर अजीबोगरीब नक्श और सिंबल्स बने हुए थे। वो ना पूरी तरह लिखाई लग रहे थे, ना ही सिर्फ डिजाइन, जैसे किसी असली भाषा को तोड़ मरोड़ कर एक अलग ही रूप दे दिया गया हो। डंकन को पूरा यकीन था यह संदूक वैनिश्ड का हिस्सा नहीं था। जब वो पहले कैप्टन के कैबिन से निकला था तब ये यहाँ बिल्कुल नहीं था। गोट हेड कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं इसे पहचानता नहीं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये एक प्राइज़ हो। डंकन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्राइज़? वो धीरे धीरे उस संदूक के चारों तरफ घूमने लगा। ये तो एक कॉफिन जैसा लग रहा है। हाँ, बहुत महंगा कॉफिन है, लेकिन फिर भी कॉफिन ही है। फिर उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने गोट हेड की तरफ मुड़कर पूछा, रुको, क्या तुम कह रहे हो कि ये चीज़ उस जहाज से आई है जिससे हम अभी गुजरे थे? गोट हेड ने बड़े गर्व के साथ जवाब दिया, कैप्टन, ये एक सफल हॉल है। आपकी हर वॉयज हमेशा भरपूर माल के साथ वापस लौटती है। ये तो बस आपका हमेशा का स्टैंडर्ड है। डंकन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। डंकन ने अपना मुंह खोला, फिर बिना कुछ कहे दोबारा बंद कर लिया। सच तो ये था कि उसका कुछ भी चुराने का इरादा नहीं था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि स्टीयरिंग व्हील पकड़ने के बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अब वो दूसरा जहाज धुंध के अंदर कहीं गायब हो चुका था, और जब डंकन को उस सफ़ेद दाढ़ी वाले कैप्टन का चेहरा याद आया, जो इतनी गहरी निराशा और गुस्से से भरा हुआ था कि जैसे उसी वक्त उसका खून कर देना चाहता हो, तब डंकन को समझ आ गया अब इस संदूक को वापस करना शायद नामुमकिन था। इसलिए उसने अपने सारे सवालों और सफाइयों को दिल के अंदर ही दबा दिया।
वो उस ताबूत जैसे संदूक के पास खड़ा हो गया। ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया कि उसका ढक्कन पहले से ही हल्का सा खुला हुआ था, जैसे बस एक जोर का धक्का दो और वो पूरी तरह खुल जाए। डंकन कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपना हाथ उस ढक्कन पर रख दिया। कम से कम उसे ये तो देखना ही था कि स्पिरिट रेल्म के उस पागल दौड़ के बाद वैनिश्ड पर आखिर आया क्या है। उससे एहसास हुआ कि यह नया शरीर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था और संदूक का भारी दिखने वाला ढक्कन भी उतना भारी नहीं था। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, खर्र, ढक्कन आसानी से उठ गया। पहले एक पतली सी दरार बनी, फिर डंकन ने उसे पूरी तरह पीछे ढकेल दिया और जब उसने संदूक के अंदर देखा तो उसकी आंखें एकदम फैल गईं। एक इंसान संदूक के अंदर एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल उसके नीचे इस तरह बिखरे हुए थे जैसे किसी ने पिघली हुई चांदी बहा दी हो। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए, लेकिन उस खूबसूरती में एक अजीब सी दूरी और शाही ठंडक भी थी। उसने गहरे बैंगानी और काले रंग का बहुत ही शानदार कोट ड्रेस पहना हुआ था। दोनों हाथ सीधे सीने पर आराम से रखे हुए थे। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुकी नहीं हो, बस किसी बहुत गहरी और बिना सपनों वाली नींद में सो रही हो। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, शायद ज़रूरत से भी ज़्यादा परफेक्ट, और इसी वजह से वो एक इंसान से ज़्यादा एक डॉल जैसी लग रही थी। डंकन देर से और पास झुका, ध्यान से उसके हाथों और पैरों के जॉइंट्स को देखा। तब जाकर उसे सच्चाई समझ आई, नहीं, ये वाकई में एक डॉल है। चैप्टर 8, एक गुड़िया, लेकिन कोई आम गुड़िया नहीं। वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक थी कि डंकन ने पहली नज़र में उसे एक सोई हुई औरत समझ लिया। वो एक सुंदर लकड़ी के ऑर्नेट वुडन चेस्ट के अंदर बिल्कुल शांत लेती हुई थी, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई राजघराने की महिला स्पिरिट कॉफिन में गहरी नींद सो रही हो और बस किसी के जगाने का इंतजार कर रही हो। एक पल के लिए डंकन को सच में लगा कि वो अपनी आंखें खोल देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुड़िया बिल्कुल हिले बिना वही लेती रही, जैसे उसके आसपास की दुनिया का उस पर कोई असर ही न हो। डंकन ने उसे बहुत सावधानी से देखना शुरू किया। सिर्फ एक गुड़िया मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस दुनिया में तो ऐसी चीज़ शायद सबसे कम अजीब होती, लेकिन एक ऐसी गुड़िया जो बिल्कुल इंसान जैसी दिखे और जो एक ताबूत जैसी पेटी में बंद हो, जो बिना किसी वजह के अचानक वैनिश्ड जहाज़ पर आ पहुंची हो, ये बात बिल्कुल अलग थी। काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद डंकन को यकीन हो गया कि वो अचानक उठकर उस पर हमला नहीं करेगी। तब जाकर उसने हल्का सा चैन की सांस ली और गोट हेड की तरफ मुड़ गया। तुम्हारे हिसाब से ये क्या चीज़ है? गोट हेड ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, ये शायद उस जहाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट कार्गो था जिससे हम अभी टकराए थे। इस बॉक्स पर देवताओं से जुड़े हुए सिंबल्स बने हुए हैं और किनारे पर चैन लगाने के निशान भी हैं। इसका मतलब है कि इसे सील करके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। बाउंडलेस सी के पार किसी सील्ड ऑब्जेक्ट को ले जाना बहुत ही खतरनाक होता है। जो जहाज इसे ले जा रहा था उसके पीछे जरूर कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी। सील्ड? डंकन की आंख हल्की सी फड़की। उसकी नज़र तुरंत उस ढक्कन पर गई जिसे वो खुद पहले ही पूरी तरह खोल चुका था। अगर इस बॉक्स पर कभी कोई सील लगी भी थी तो अब वो साफ तौर पर टूट चुकी थी। इस दुनिया की अजीब व गरीब ऑकल्ट चीज़ों के बारे में डंकन को बहुत कम पता था, लेकिन इतना समझने के लिए उससे किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये डेंजरस है? गोट हेड ने बिना झिझक जवाब दिया। आम इंसानों के लिए बिल्कुल, लेकिन आपके लिए नहीं कैप्टन। जो भी अनोमली इंसानों के बनाए हुए तरीकों से कंट्रोल की जा सकती है वो कैप्टन डंकन के लिए कोई खतरा नहीं है। डंकन का चेहरा बिल्कुल शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। गोट हेड के इस एक जवाब ने पूरी सिचुएशन साफ कर दी थी। ये चीज वाकई डेंजरस थी, बस असली कैप्टन डंकन के लिए नहीं। लेकिन ज़ो मिंग जानता था कि सिर्फ डंकन का टाइटल, उसका शरीर और उसकी थोड़ी सी पावर मिल जाने से वो असली डंकन नहीं बन गया। उसे अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत कम पता था, ना इस जहाज के बारे में, ना इस शरीर के बारे में, और ना ही उन अजीब ताकतों के बारे में जो इस दुनिया में मौजूद थी। ऊपर से गोट हेड ने एक और नया लफ्ज बोल दिया था, अनोमली। आमतौर पर इसका मतलब होता है कोई अजीब या असामान्य चीज, लेकिन गोट हेड ने जिस तरह ये शब्द बोला उससे लग रहा था कि इस दुनिया में अनोमली सिर्फ एक एडजेक्टिव नहीं बल्कि एक ऑफिशियल कैटेगरी थी, यानी एक ऐसी खास कैटेगरी जिसमें कुछ खास और खतरनाक चीजें आती थी। और शायद ताबूत में बंद ये गुड़िया भी उन्हीं में से एक थी। दुर्भाग्य से डंकन सीधा इसका मतलब पूछ भी नहीं सकता था। ऐसा सवाल पूछना उसकी असली पहचान को शक के घेरे में ला सकता था, इसलिए उसने अपनी क्यूरियोसिटी दबा दी और एक फैसला कर लिया, मुझे इसे समुंदर में फेंक देना चाहिए। ये बात बोलते ही डंकन एक पल के लिए रुक गया। वजह ये नहीं थी कि गुड़िया बहुत खूबसूरत थी, हाँ, वो वाकई बेहद सुंदर थी। असली वजह यह थी कि वो इतनी ज़्यादा इंसान जैसी लग रही थी कि उसे समुंदर में फेंकना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी जिंदा औरत को पानी में धक्का दिया जा रहा हो। लेकिन इसी एहसास ने उसका फैसला और मजबूत कर दिया। ये दुनिया उन चीज़ों से भरी हुई थी जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, और उनमें से बहुत सी चीज़ें जानलेवा भी हो सकती थी। अब तक उसका सामना सिर्फ वैनिश्ड से हुआ था, लेकिन सिर्फ इसी एक जहाज़ ने उसे काफ़ी कुछ दिखा दिया था। बात करने वाला गोट हेड, अपने आप हिलने वाली रिगिंग, एक लैंप जो कभी बुझता ही नहीं, हकीकत को तोड़ मरोड़ देने वाला समुंदर, स्पिरिट रेल्म,
और वो कभी खत्म न होने वाली धुंध। और अभी कुछ देर पहले ही उसका सामना एक मैकेनिकल जहाज से हुआ था जो एक सील्ड ऑब्जेक्ट को ले जा रहा था, और अब वही सील्ड ऑब्जेक्ट उसके अपने डेक पर पड़ा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत दिखता था। डंकन ह्यूज अपने जहाज पर रखने वाला नहीं था। उसने दोबारा उस ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना। वो नीचे स्टोरेज में गया, एक हथौड़ा और कुछ कील नेल्स लेकर वापस आया। उसने ताबूत के चारों तरफ कील ठोक ठोक कर उसे मजबूती से बांध कर दिया ताकि कोई भी उसे आसानी से खोल ना सके। उसके बाद उसने उस स्पिरिट कॉफिन को धक्का देते हुए डेक पर घसीटा और जहाज की रेलिंग तक ले गया। तब गोट हेड ने फिर से कहा, कैप्टन, आप अपनी ट्रॉफी के साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता से एक सलाह जरूर दूंगा। इतनी सावधानी की शायद जरूरत नहीं है। वानिश्ड को बहुत लंबे समय से कोई नया स्पॉइल्स मिला ही नहीं। डंकन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप रहो। बस इतना सुनते ही गोट हेड तुरंत खामोश हो गया। डंकन ने अपना पैर ताबूत पर जोर से मारा। भारी लकड़ी का स्पिरिट कॉफिन रेलिंग के पार उलट गया और सीधा समुंदर में जा गिरा। ढाम, एक भारी सी आवाज के साथ वो पानी से टकराया। कुछ पल के लिए वो पानी पर तैरता रहा, फिर धीरे धीरे वैनिश्ड के पीछे छोटा चला गया। डंकन उस ताबूत को तब तक देखता रहा जब तक वो जहाज के पिछले हिस्से से ओझल नहीं हो गया। तब जाकर उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा। धूड़ गायब हो चुकी थी। अब वैनिश्ड के चारों तरफ सिर्फ नीला समुंदर और खुला आसमान था। जहाज पूरी तरह स्पिरिट रेल्म से निकलकर दोबारा मॉर्टल रेल्म में लौट आया था, लेकिन उस मैकेनिकल जहाज का कहीं भी कोई निशान नहीं था। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की कितना वक्त बीता होगा, दोनों जहाज़ों की रफ्तार कितनी थी और अब तक उनके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए थी। हिसाब के मुताबिक दूसरा जहाज इतनी जल्दी नजरों से गायब नहीं होना चाहिए था। क्या ये भी समुंदर की कोई अजीब बात है? डंकन धीरे से बोल उठा। या फिर ये उस स्पिरिट रेल्म ड्रिफ्टिंग की वजह से हुआ है? लेकिन उसका सोचना ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक बादलों के ऊपर एक सुनहरी रोशनी की पतली सी लकीर चमक उठी। धीरे धीरे उस रोशनी ने पूरे आसमान में फैलना शुरू कर दिया। जो घने बादल इतने लंबे समय से आसमान को ढके हुए थे, वो ऐसे हटने लगे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें एक तरफ कर दिया हो। इतने दिनों से उदास और अंधेरा दिखने वाला समुंदर भी धीरे धीरे रोशन होने लगा। जहाज के अगले हिस्से बाव पर खड़ा डंकन चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। उसके दिल के अंदर कुछ गहरा सा हिल उठा। जब से डंकन ने इस दूसरी दुनिया का रास्ता ढूंढा था और जब से उसने इस श्रापित जहाज वैनिश्ड की तलाशी लेना शुरू की थी, तब से इस समुंदर के ऊपर का आसमान हमेशा घने बादलों से ढका हुआ था। इतना लंबा समय गुजर गया था कि उसने लगभग मान ही लिया था, शायद इस दुनिया में रोशनी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। यूं से धूप देखे बहुत अरसा हो चुका था। यहाँ तक कि दूसरी दुनिया में जो मिंग के अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर भी घनी धुंध ने सूरज को कब का छुपा दिया था। लेकिन अब बाउंडलेस सी का आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। इतने लंबे समय बाद दिन की रोशनी देखकर डंकन ने बिना सोचे एक गहरी सांस ली और अपनी बाहें खोलकर उस चमकते आसमान की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, बादल और भी तेजी से फटने लगे और फिर सबसे तेज चमक के उस पल में उसने उसे देखा। आसमान में एक विशाल गोला लटक रहा था। उसके चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी सुनहरी रोशनी की अनेक धारें लिपटी हुई थी। डंकन एकदम से जम गया। ये रोशनी बहुत तेज थी, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे सूरज की होनी चाहिए। वो बिना आंखें झपकाए उसे साफ साफ देख पा रहा था। उसने देखा कि उस विशाल गोले की बाहरी सतह पर बेहद घने और जटिल पैटर्न्स बने हुए थे। उसके अंदर से निकलती हुई सुनहरी रोशनी धारों की तरह बह रही थी और उस गोले के चारों तरफ दो बहुत बड़े रिंग्स धीरे धीरे घूम रहे थे, बिल्कुल एकदम सही गोल दायरे में। डंकन ने ध्यान से आंखें सिकोड़ी, तब उसे समझ आया वो रिंग्स आम धातु के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाखों छोटे छोटे रूनेस से मिलकर बने हों, जैसे किसी सर्वशक्तिमान शक्ति ने स्वर्ग में हमेशा के लिए एक दिव्य बंधन, इटर्नल रिस्ट्रेंट बना दिया हो और उसने सूरज को ही बांध कर कैद कर दिया हो। डंकन जिस धूप को देखने के लिए तरस रहा था, इस दुनिया में वैसी धूप थी ही नहीं। उसने धीमी और ठंडी आवाज में पूछा, ये क्या चीज है? गोटहेड ने हमेशा की तरह शांत स्वर में जवाब दिया, कैप्टन, वो सूरज है। चैप्टर 9। सूरज चमक रहा था। अगर आसमान में चमकने वाली वो चीज वाकई सूरज ही थी, तो उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चुंधिया जाएं। डंकन को खुद नहीं पता था कि वो कितनी देर से ऊपर देख रहा था। जब उसकी आंखों में जलन और दर्द इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब जाकर उसने मुश्किल से अपनी नज़र बादलों से हटाई। लेकिन नज़र हटा लेने के बाद भी उस सूरज की तस्वीर उसकी आंखों और दिमाग में जलकर बस चुकी थी। वो एक फीका सुनहरा गोला था जिसके चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी रोशनी की धारें फैल रही थी। उसके गिर्द कई बड़े बड़े कॉन्सेंट्रिक रिंग्स धीरे धीरे खामोशी से घूम रहे थे। सूरज ऐसा नहीं होता, उससे ऐसा दिखना ही नहीं चाहिए था। डंकन जिस दुनिया को जानता था, उसमें चाहे आसमान कितना भी अजनबी क्यों ना हो, ऊपर चमकने वाला सितारा कभी इस तरह का रूप नहीं लेता। लेकिन अब उसके पास इसे सच मान लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो एक अनजान दुनिया में था, इतनी दूर की उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि सूरज भी एक ऐसी चीज बन चुका था जिसे वो समझ ही नहीं सकता था। डंकन देर से मुड़ा और कैप्टन के कैबिन के दरवाजे को देखा।
बस उस दरवाजे को खोल दे और वो वापस अपने उस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में पहुंच सकता था जहां वो सालों से रहता आया था। लेकिन उस कमरे के बाहर की दुनिया को तो घने कोहरे ने कब का निगल लिया था। एक तरह से देखा जाए तो डंकन की पुरानी दुनिया अब सिर्फ उस 30 स्क्वायर मीटर के कमरे तक ही सिमट कर रह गई थी। जो घर सिर्फ एक दरवाजा खोलते ही मिल सकता था, असल में वो भी एक तन्हा जहाज ही था जो किसी अकेली समुंदरी दुनिया में चुपचाप तैर रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद गोटहेड की आवाज उसके पास गूंजी, कैप्टन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इस सफार के लिए आपने कोई प्लान बनाया है? प्लान? डंकन के होंठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। काश उसके पास कोई प्लान होता, काश वो आराम से बैठकर इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक ठीक रोड मैप बना पाता। लेकिन उसके पास ना कोई नॉर्मल एन्चांटेड सी चार्ट था, ना ही उसे पता था कि ज़मीन किस तरफ है, ना ये कि इस दुनिया पर किसकी हुकूमत चलती है, और ना ही ये कि इस बेपनाह समंदर का कोई अंत भी है या नहीं। कुछ ही घंटे पहले तो उसने मुश्किल से वैनिश्ड को चलाना सीखा था। फिर भी थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, जिस शिप से हमारी टक्कर हुई थी वो कहाँ से आ रही थी? गोटहेड एक पल के लिए हैरान हो गया। क्या आप उन सिटी स्टेट्स की तरफ जाना चाहते हैं? उसकी आवाज़ में साफ घबराहट थी। मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। कैप्टन डंकन, आप जितने भी महान क्यों ना हो, वैनिश्ड अब पहले जैसी नहीं रही, और अगर आप सिविलाइज्ड वाटर्स में वापस गए तो वहाँ की गैरिसन फ्लीट्स और होली सी के गार्ड कोर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आपके अटैक को रोकने के लिए। डंकन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। आखिर असली कैप्टन डंकन ने किया क्या था? गोटहेड की बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे बस उसका चेहरा दिखते ही पूरी दुनिया इमरजेंसी मीटिंग बुला लेती हो। इस वार्निंग के अंदर एक और सच भी छुपा हुआ था। ना वैनिश्ड उतनी इनविंसिबल थी, ना ही कैप्टन डंकन उतना अनस्टॉपेबल जितना गोटहेड हर रोज उसकी तारीफ करता रहता था। तो इसका मतलब गोस्ट कैप्टन दूर के समुद्रों में इसलिए नहीं रहता था क्योंकि उसने खुद एग्जाइल चूज किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें सिविलाइज्ड पोर्ट्स में लौटने की हिम्मत ही नहीं थी। डंकन के दिमाग में एक कड़वी सोच उभरी। टू एग्जाइल सिर्फ दुनिया के आखिरी कोने तक भटकने का एक खूबसूरत नाम था। उसने धीरे से अपना माथा दबा लिया। उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। उसे किसी तरह सिविलाइज्ड दुनिया से कांटेक्ट बनाना ही होगा, चाहे वो यहाँ हमेशा के लिए जीना चाहता हो या फिर अपनी असली दुनिया में वापस लौटने का रास्ता ढूंढना। दोनों ही हालत में वो हमेशा इस बेपनाह समुंदर में भटकता नहीं रह सकता था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, सिविलाइज्ड दुनिया उसे देखना ही नहीं चाहती थी। उन लोगों के लिए कैप्टन डंकन शायद वो रेड बॉस था जिसे नजर आते ही बिना सोचे समझे अटैक कर देना चाहिए। डंकन ने गहरी सांस छोड़ी। काश वैनिश्ड पर सिर्फ एक भी किताब होती। अगर ऐसा होता तो शायद वो इतनी मजबूर हालत में ना होता। फिलहाल उसके पास जानकारी का सिर्फ एक ही जरिया था, गोटहेड, और इस वक्त भी वो उसके सामने अपनी जहालत ज्यादा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। इतना बड़ा जहाज और एक भी किताब नहीं, ये कैसे मुमकिन था? लंबे समुद्री सफर इंसान के दिमाग पर बहुत भारी पड़ते हैं, इसलिए समुद्र में रहने वाले लोग हमेशा किसी न किसी तरीके से अपना मन बहलाते हैं। आम सेलर्स के पास शायद पढ़ने का वक्त ना हो, लेकिन कैप्टन डंकन, ये तो नामुमकिन था कि वो पढ़ना लिखना ना जानता हो। आखिर कैप्टन बनना कोई आम बात नहीं थी, चाहे सबसे खतरनाक पायरेट ही क्यों ना हो। उसके क्रू में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता था जो इंचांटेड सी चार्ट पढ़ सके, सितारों की मदद से रास्ता निकाल सके और सफर का हिसाब लगा सके। अपनी आवाज को बिल्कुल कैजुअल रखते हुए डंकन ने पूछा, बुक्स? समुद्र में पढ़ना बहुत खतरनाक होता है। नेदर डीप की गहराइयां और सबस्पेस के अंदर छिपे हुए वो अजीब वजूद हर वक्त इंसानी दिमाग में एक छोटी सी दरार पड़ने का इंतजार करते रहते हैं। सिर्फ होली सी द्वारा छापी हुई क्लासिक्स ही सुरक्षित मानी जाती हैं। उन्हें पढ़ना ठीक है, लेकिन वो इतनी बोर होती हैं कि मैं तो उन्हें पढ़ने से अच्छा पूरा डेक साफ कर लूँ। फिर गोटहेड हल्की सी हंसी के साथ बोला, वैसे भी कैप्टन, आपको होली सी की लिखी हुई चीज़ें कब पसंद आई हैं? डंकन की भावें तुरंत ऊपर उठ गईं। किताब पढ़ने से भी इंसान मर सकता है, और सिर्फ होली सी की किताबें ही सेफ हैं? आखिर इस समुंदर में चल क्या रहा है? एक सवाल का जवाब मिला और उसके साथ 3 नए सवाल खड़े हो गए। डंकन ने अपने अंदर उठ रहे सभी सवालों को दबा दिया। फिर वो धीरे से रेलिंग के पास गया और बेइंतहा फैले हुए समुंदर और आसमान की तरफ देखने लगा। वो अजीब सा सुनहरा सूरज अब भी आसमान में चमक रहा था। उसकी रोशनी समुंदर की लहरों पर टूटकर सुनहरे टुकड़ों की तरह बिखर रही थी। अगर उस सूरज की शक्ल इतनी डरावनी ना होती तो ये मंजर वाकई बेहद खूबसूरत लगता। कुछ देर तक समुंदर को देखते रहने के बाद डंकन ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। उसने अपने अल्फाज बहुत संभल कर चुने। बिना किसी मंजिल के यूं भटकना मुझे थका चुका है, शायद। लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग जाग उठी। ये एहसास उस गहरे कनेक्शन से आ रहा था जो उसका और वैनिश्ड का था। ऐसा लगा जैसे किसी बाहरी चीज ने जहाज को छू लिया हो। अगले ही पल धम, जहाज के पिछले हिस्से स्टर्न से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। डंकन की भावें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी कमर से लोडेड फ्लिंट लॉक पिस्टल निकाली, दूसरे हाथ से तलवार खींच ली और आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही लम्हों बाद वो स्टर्न डेक पर पहुंच गया। वहां जो चीज पड़ी थी उसे देखकर वो एक पल के लिए बिल्कुल जम गया। वही शानदार लकड़ी का संदूक, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई स्पिरिट कॉफिन हो, और उसके अंदर वही डरावनी डॉल। डंकन की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वो कुछ देर तक उस गीले संदूक को घुरता रहा, जैसे किसी भी पल उसका ढक्कन खुद ब खुद खुल जाएगा। फिर उसकी नज़र एक और बात पर पड़ी। ढक्कन के चारों तरफ जो कील उसने खुद ठोकी थी वो सब गायब थी।
ये वही कील थी जो उसने संदूक को समुंदर में फेंकने से पहले लगाई थी। उन्हें तो अब तक मजबूती से लगा रहना चाहिए था। डंकन ने डोरी बनाए रखी। कई मिनट तक बस उसे देखता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया। एक हाथ में पिस्तौल तैयार रखी, दूसरे हाथ से उसने तलवार की नोक संदूक के ढक्कन के नीचे घुसाई। धीरे से जोर लगाया। क्री-ऐक। ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। अंदर लाल वेलवेट के बिछोने पर वही गॉथिक डॉल बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी, जैसे किसी कॉफिन में सोई हुई राजकुमारी। उसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। डंकन कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर गहरी और सख्त आवाज में बोला, अगर तुम जिंदा हो तो उठकर मुझसे बात करो। उसने ये बात 2 बार कही, लेकिन डॉल ने जरा भी हरकत नहीं की। डंकन कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उस डॉल को देखता रहा। आखिर उसने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम बात नहीं करोगी तो मुझे तुम्हें दोबारा समुंदर में भेजना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के संदूक का ढक्कन जोर से बंद कर दिया। फिर वो टूल्स लेने गया। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मजबूती से संदूक पर कील ठोकनी शुरू कर दी। थक थक थक, एक के बाद एक उसने कॉफिन के ढक्कन पर इतनी कील ठोक दी कि वो जाली की तरह एक दूसरे को क्रॉस करने लगी। लेकिन डंकन यही नहीं रुका। उसने एक मोटी लोहे की चेन उठाई, संदूक पर पहले से लागे लोहे के हुक्स में उस चेन को कसकर बांध दिया। अब ढक्कन सिर्फ कीलों से ही नहीं बल्कि भारी आयरन चेन से भी मजबूती से लॉक हो चुका था। सब कुछ खत्म करने के बाद डंकन खड़ा हुआ, अपने हाथों की धूल झाड़ी और उस स्पिरिट कॉफिन को देखकर संतुष्टि से सिर हिला दिया। इस बार शायद तुम वापस नहीं आ पाओगी। ये कहकर उसने संदूक को जोर से लात मारी। स्प्लैश! संदूक सीधा समुंदर में जा गिरा। डंकन वही खड़ा रहा। उसने देखा संदूक पानी पर तैर रहा था, लहरों के साथ धीरे धीरे दूर जा रहा था। काफी देर तक वो बस उसे दूर जाते देखता रहा। फिर वो मुड़ा और वापस चल दिया। 2-3 कदम चलने के बाद ना जाने क्यों उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। संदूक अब भी पानी पर तैर रहा था। डंकन ने खुद से संतुष्टि में सिर हिलाया। 2 और कदम चलने के बाद इस बार उसने फिर अचानक मुड़कर देखा। संदूक अब बहुत दूर पहुंच चुका था, फिर भी वो अब भी पानी पर ही तैर रहा था। डंकन धीरे से बुदबुदाया, शायद अगली बार इसके अंदर एक कैनन बॉल भी डाल देनी चाहिए, तब शायद ये वाकई डूब जाए। ये सोचकर वो धीरे धीरे कैप्टन के कैबिन की तरफ लौटने लगा। जब डंकन वापस जा रहा था तब गोटहेड की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कैप्टन, आप उस लेडी के साथ काफी सख्ती से पेश आए। डंकन तुरंत झुंझला गया। चुप रहो, कब से तुम एक कर्स डॉल को लेडी कहने लगे? गोटहेड ने शांत लहजे में जवाब दिया, देखने में तो वो वाकई एक कर्स डॉल ही लगती है, लेकिन बाउंडलेस सी पर ऐसी कौन सी कर्स होगी जो वैनिश्ड और महान कैप्टन डंकन की कर्स से भी ज्यादा खतरनाक हो? फिर उसने बिल्कुल सीधे अंदाज में कहा, वो लेडी काफी शांत और नुकसान ना पहुंचाने वाली लगती है। डंकन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर गोटहेड हमेशा वैनिश्ड और कैप्टन डंकन की इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ क्यों करता रहता है? हर बार जब भी उनका नाम आता उसकी आवाज गर्व से भर जाती थी, जैसे वो खुद भी उनकी बदनाम शोहरत पर फख्र करता हो। शायद गोटहेड ने डंकन के मूड में बदलाव महसूस कर लिया था, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी। कैप्टन, आप मुझसे सलाह मांग रहे थे उस बारे में? डंकन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बाद में स्पिरिट रेल्म के अंदर वैनिश्ड को स्टीयर करने में मेरी काफी ताकत खर्च हो गई है। फिलहाल चुप रहो। गोटहेड ने तुरंत अदब से जवाब दिया, जी कैप्टन, और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गया। डंकन धीरे धीरे कैप्टन के कैबिन में वापस आ गया। उसकी नजर यूं ही टेबल पर रखे एन्चांटेड सी चार्ट पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सी चार्ट बदल चुका था। पहले जो ग्रे वाइट धुंधले धब्बे पूरे मैप पर फैलकर जीती जागती चीजों की तरह हिलते रहते थे, अब वो कुछ हद तक पतले हो गए थे। वैनिश्ड के आसपास का समुद्री हिस्सा पहले से ज्यादा साफ दिखने लगा था। डंकन के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, क्या ये एन्चेंटेड सी चार्ट रियल टाइम में अपडेट हो रहा है? क्या वैनिश्ड जितना आगे बढ़ता है मैप भी उतना ही साफ होता जाता है? ये सोचकर वो तुरंत चार्ट के पास गया और उसमें आ रहे उन छोटे छोटे बदलावों को बड़े ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ ही पल टिक पाई। अचानक उसके दिमाग के अंदर से वैनिश्ड ने एक बार फिर वही सिग्नल भेजा। किसी बाहरी चीज ने जहाज को छू लिया था और उसके तुरंत बाद धम, कैप्टन के कैबिन के बिल्कुल पीछे वाले डेक से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। डंकन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उससे अंदाजा लगाने में बिल्कुल देर नहीं लगी, वो फिर से आ गई थी। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे अपनी तलवार और फ्लिंटलॉक उठाई और एक बार फिर कैबिन के पीछे वाले डेक की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, इस बार उसने क्या तरीका निकाला होगा। संदूक को उसने कीलों से बंद दिया था, आयरन चेन से लॉक कर दिया था और अपने हाथों से समुंदर में फेंक दिया था। फिर भी वो वापस आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर खुद उस संदूक को वैनिश्ड पर लौटा देता हो, या फिर उस डॉल के पास कोई ऐसी ताकत थी जो आम इंसान की समझ से बाहर थी।
डंकन ने अपनी पकड़ तलवार पर और मजबूत कर ली। उसके कदम धीरे थे लेकिन आंखें पूरी तरह होशियार। अगर इस बार संदूक खुल चुका हुआ मिला तो शायद उसे पहली बार उस रहस्यमयी डॉल का असली चेहरा देखने को मिले, और अगर वो अब भी उसी तरह चुपचाप लेती हुई मिली तो शायद उसे समुंदर में फेंकने का कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ थी, चाहे डंकन उसे कितनी भी बार समुंदर में फेंक दे, वो लौट कर जरूर आती है, और हर बार सीधा वैनिश्ड के डेक पर। चैप्टर 10 टबूत वापस आ गया था। वैनिश्ड के पिछले डेक पर डंकन बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। उसकी नज़र उस सुंदर लकड़ी के तबूत पर टिकी हुई थी जो बिल्कुल शांति से उसके पैरों के पास पड़ा था। तबूत के किनारों से समुंदर का पानी टपक कर डेक पर गिर रहा था, जैसे साबित कर रहा हो कि डंकन ने इसे सच में समुंदर में नहीं फेंका था। लेकिन उससे अच्छी तरह याद था, कुछ देर पहले ही वो तबूत सच में समुंदर की लहरों पर तैर रहा था। अगर कोई और होता तो शायद उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि डंकन खुद को उतना डरा हुआ महसूस ही नहीं कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो पहले ही वैनिश्ड जैसे भूतिया जहाज पर खड़ा था, या फिर इसलिए क्योंकि कुछ ही देर पहले वो स्पिरिट रेल्म के खौफनाक सफर और एक जानलेवा टक्कर से बचकर निकला था, या फिर सिर्फ इसलिए कि गोट हेड के साथ कुछ दिन गुजरने के बाद इस दुनिया की हर सुपर नेचुरल बकवास को सहने की उसकी कैपेसिटी जबरदस्ती बढ़ चुकी थी। सच तो ये था कि जब उसने पहली बार उस श्रापित डॉल को समुंदर में फेंका था, तभी उसके दिल के किसी कोने में अंदाजा हो गया था, ये कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। डंकन धीरे से झुक गया। जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। जो कील और लोहे की जंजीर उसने ताबूत पर ठोक कर बांधी थी, वो दोनों गायब थे। उसने अपनी तलवार की मदद से ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर वही गॉथिक डॉल बिल्कुल पहले की तरह लाल वेलवेट के बिस्तर पर शांत लेती हुई थी, दोनों हाथ सीने पर रखे हुए, चेहरे पर वही सुकून भरी नींद जैसा एक्सप्रेशन। लेकिन इस बार डंकन की नज़र एक छोटी सी बात पर टिक गई। उसकी ड्रेस का निचला हिस्सा गीला था और ताबूत के अंदर से हल्की सी नमकीन समुंदरी गंध आ रही थी, जो ढक्कन के अंदर की तरफ चिपकी हुई महसूस हो रही थी। अब तक इस चीज़ ने कोई सीधा हमला या खतरनाक हरकत नहीं की थी, बस चली जाती थी, फिर वापस आ जाती थी, फिर दोबारा चली जाती थी और फिर से लौट आती थी। सिर्फ इतना ही, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी था इसे हद से ज़्यादा अजीब और परेशान कर देने वाला बनाने के लिए। डंकन कुछ पल तक डॉल को देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक पतली सी बिना किसी खुशी वाली मुस्कान उभरी। अब तुमने मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है। इतना कहकर वो मुड़ गया और आराम से पास वाले कैबिन की तरफ चल दिया। हैरानी की बात यह थी कि इसने डॉल को वही डेक पर छोड़ दिया। जाहिर सी बात थी, वो अब भी उससे सतर्क था। उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि उस श्रापित डॉल को अपने पास रखे, लेकिन जितना वो वैनिश्ड और गोट हेड को समझ चुका था, उसके हिसाब से कुछ देर के लिए डॉल को डेक पर अकेला छोड़ना किसी मुसीबत को दावत देने जैसा नहीं था। और अगर अचानक वो डॉल हिंसा पर उतर भी आती तो इस जहाज पर मौजूद अनेक जिंदा चीजें उससे आसानी से संभाल लेती। इस बीच डंकन कुछ तैयारियां करना चाहता था। वो पिछले डेक को पार करता हुआ लकड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। पुरानी सीढ़ियों से गुजरते हुए वो ऊपर होल्ड में पहुंच गया। ये गन डेक था। जहाज के दोनों तरफ पुरानी मजल लोडिंग कैनन्स बिल्कुल खामोशी से लगी हुई थी। कैनन पोर्ट्स को पुरानी नमी से सदी हुई काली लकड़ियों ने ढक रखा था। उनके बीच में बारूद के पीपे और लोहे के ठोस कैनन बॉल्स सजे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें पूरी एक सदी से छुआ तक ना हो। डंकन की नज़र उन पुराने हथियारों पर फिसली और उसके दिमाग में एक और सवाल उभर आया। इस जहाज पर तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, फिर इन तोपों को चलाता कौन है? क्या ये खुद ही लोड होकर फायर करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैनिश्ड बिना किसी मल्लाह के खुद सेल करता है? और फ्रेश वाटर टैंक्स का क्या वो भी अपने आप भर जाते हैं? टूटी हुई लकड़ियाँ, घिसे हुए रोप्स या जहाज के दूसरे खराब हिस्से, क्या ये सब भी खुद ही ठीक हो जाते हैं? या फिर इस जहाज के लिए डैमेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? एक के बाद एक सवाल उसके दिमाग में आते जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। डंकन अच्छी तरह समझ गया था कि वैनिश्ड के बारे में उसकी जानकारी अभी भी बहुत ही कम थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जहाज के कई हिस्से जरूर देखे थे, लेकिन वो सिर्फ इतना था कि ऊपर के डेक्स का एक अंदाजा लग सके। नीचे के हिस्से काफ़ी ज़्यादा अजीब और कहीं ज़्यादा बेचैन कर देने वाले थे। अब तक वो हमेशा इसी उम्मीद से चिपका हुआ था कि शायद किसी दिन वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस लौट सकेगा और किसी तरह दोबारा अर्थ की आम दुनिया में पहुंच जाएगा। इसी वजह से उसने कभी सच में वैनिश्ड को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसके अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटी ही नहीं थी, उससे भी ज़्यादा मजबूत एक एहसास पैदा हो चुका था। ओनरशिप। ये जहाज उसका था, और अगर ये उसका जहाज था तो ये इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए था। शायद ये बदलाव उसी पल शुरू हुआ था जब उसके दोनों हाथ पहली बार हेल्म पर मजबूती से जम गए थे। डंकन ने गहरी सांस ली और फिलहाल इन बड़े सवालों को एक तरफ रख दिया। अभी उसके पास एक और काम था। वो कैनन बॉल्स के ढेर की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद वो कई भारी लोहे के कैनन बॉल्स उठाकर वापस टर्न डेक पर लौट आया, और जैसे उसने सोचा था, वो श्रापित डॉल अब भी बिल्कुल शांत अपने तबूत के अंदर लेती हुई थी। क्या ये हिल्ली थी? डंकन ने पूछा। एक बार भी नहीं, गोट हेड ने तुरंत जवाब दिया, जैसे वो कब से बोलने का इंतजार कर रहा हो। उसकी बातें एक ही सांस में बाहर निकल पड़ी। ये लेडी बिल्कुल उतनी ही शांत है जितनी दिखती है। आपको मेरे फैसले पर भरोसा करना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, और क्योंकि ये बार बार इस जहाज पर लौट आती है, शायद इसका और इस स्पिरिट कॉफिन का वैनिश्ड के साथ कोई खास रिश्ता हो। एक महान गार्डनर ने कभी चुप। ओह, डंकन बिना कुछ कहे डॉल को देखता रहा। चाहे वो वाकई हिल नहीं सकती थी या फिर सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
आज वो अपनी क्यूरियोसिटी का जवाब लेकर ही रहेगा। एक कास्ट आयरन कैनन बॉल इतना भारी होता है कि अगर उसे किसी इंसान के शरीर से बांध दिया जाए तो एक माहिर सेलर भी सीधा समुंदर की तह तक डूब जाएगा। डंकन ने तबूत के अंदर 4 कैनन बॉल्स रख दिए। फिर वो दोबारा नीचे गया और 4 और उठा लाया। अब कुल 8 कैनन बॉल्स तबूत के अंदर थे। उन्होंने बची हुई लगभग सारी जगह भर दी थी। अब वो खूबसूरत गॉथिक डॉल लोहे के गोलियों के बीच घिरी हुई लेती थी। एलिगेंट? बिल्कुल नहीं। डरावनी? बेइंतहा। डंकन ने तबूत का ढक्कन बंद किया, फिर पूरी ताकत लगाकर उसे डेक के किनारे तक ढकेल दिया। उसके नए शरीर की ताकत के बावजूद इतना भारी तबूत संभलना आसान नहीं था। आखिरकार उसने एक पैर जमाया और जोर से लात मारी। छपाक! एक भारी आवाज के साथ वो शानदार लकड़ी का तबूत सीधा समुंदर की गहराइयों में डूब गया। डंकन काफी देर तक रेलिंग्स के पास खड़ा उस जगह को घूरता रहा जहां तबूत पानी के नीचे गायब हुआ था। तभी गोट हेड की आवाज उसके कानों में गूंजी। कैप्टन, क्या आपको पछतावा हो रहा है? अगर आपको लगता है कि आपने कोई कीमती ट्रॉफी फेंक दी है तो वैनिश्ड अपने एंकर से उस तबूत को वापस निकालने की कोशिश कर सकता है। वैसे टेक्निकली एंकर्स का काम ये नहीं होता, लेकिन एंकर कह रहा है कि वो कोशिश कर सकता है। चुप! लेकिन कैप्टन, आप काफी देर से यही खड़े हैं। चुप! ओह! डंकन ने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। वो किसी भी हाल में गोट हेड के सामने ये मानने वाला नहीं था कि उसके पैरों की उंगलियों में दर्द हो रहा था। जब उसने इतनी जोर से तबूत को लात मारी थी तो उसकी टोज बुरी तरह दुख उठी थी, लेकिन फिर भी वो सीधा खड़ा रहा, चेहरे पर वही सख्त और गर्विला एक्सप्रेशन लिए जैसे कैप्टन को शोभा देता है। कई मिनट तक वो बस समुंदर की तरफ देखता रहा। आखिर में उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। अगर कोई मुझे अब देखे तो शायद यूज लगेगा जैसे मैं समुंदर की तरफ तकता हुआ कोई दुखी पत्थर का स्मारक हो। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद दर्द इतना कम हो गया कि वो चलने के लायक हो गया। तब डंकन बिना किसी जल्दी के नीचे अपर होल्ड में उतर गया। वहां वो कुछ और मिनट चुपचाप इंतजार करता रहा। जब उसे लगा कि काफी वक्त बीत चुका है तो वो जहाज के पिछले हिस्से में गया। 2 पिछली तोपों के बीच बनी छोटी सी ऑब्जर्वेशन स्लिट खोली और अपनी नजर समुंदर पर जमा दी। गोट हेड मुश्किल से आधा मिनट चुप रह पाया, फिर उससे रहा नहीं गया। कैप्टन, आखिर आप कर क्या रहे हैं? डंकन की नजर अब भी समुंदर पर टिकी हुई थी। उसने बिना पीछे देखे शांत आवाज में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि वो श्रापित डॉल आखिर जहाज पर वापस आती कैसे है। गोट हेड कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। क्योंकि वो एक कर्स्ड डॉल है। कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर डंकन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम वाकई चीजों को समझने की कोशिश करने में बहुत कम मेहनत करते हो। चाहे वो कर्स्ड डॉल ही क्यों ना हो, उससे भी जहाज पर वापस आने के लिए किसी न किसी तरीके की जरूरत पड़ेगी। वो बार बार मरने का नाटक करती है, लेकिन हर बार दोबारा इसी जहाज पर लौट आती है। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, और अगर वो इतना सब कुछ कर सकती है तो बात भी कर सकती होगी। लेकिन क्योंकि वो बोलने से इनकार कर रही है तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है। डंकन की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसे रंगे हाथों पकड़ना और बात करने पर मजबूर करना। गोट हेड 2 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा, फिर बहुत संभाल कर बोला, कैप्टन, लगता है इस बार आप पहले से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब से आप पिछली बार जागे हैं तब से आपका मूड ठीक नहीं था। ऐसा लगता था जैसे आपने बहुत सी चीजों में दिलचस्पी ही खो दी हो। आपका वफादार फर्स्ट मेट, सेकंड मेट और चुप जाए। ओ! गोट हेड तुरंत चुप हो गया और डंकन बस समुंदर को देखता रहा। गोट हेड के चुप होते ही डंकन की पूरी तवज्जो दोबारा समुंदर पर टिक गई। जहाज के पीछे फैला हुआ पानी बिल्कुल शांत था। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे तबूत वाकई हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में डूब चुका हो। लेकिन पिछली 2 बार जो कुछ हो चुका था उसके बाद डंकन बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। इंतजार करता रहा, हर गुजारते मिनट को अपने दिमाग में गिनता रहा। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके दिल का एक हिस्सा सचमुच ये चाहता था कि वो डॉल एक बार फिर सामने आ जाए। और फिर आखिरकार उसकी नजर के कोने में कुछ हिला। उठती गिरती लहरों के बीच एक छोटा सा काला साया दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला वो एक लकड़ी का तबूत था। वो छोटी सी किश्ती की तरह लहरों को चीरते हुए वैनिश्ड की तरफ बढ़ रहा था, और उस तबूत के अंदर वही खूबसूरत गॉथिक डॉल खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से तबूत का ढक्कन पकड़ रखा था और उसी ढक्कन को चप्पू और की तरह इस्तेमाल करके पूरी ताकत से पानी में चला रही थी। एक गॉथिक डॉल अपने ही तबूत के अंदर खड़ी और उसके ढक्कन से नाव की तरह रोइंग करती हुई खुद को जहाज तक वापस ला रही थी। ये मंजर बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं था। ये इतना डरावना था कि तबूत के अंदर पड़े 8 कैनन बॉल्स भी उसके सामने कम खौफनाक लगते। डंकन वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी आंखें फट गईं। वो पूरी तरह स्टन्ड हो चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको डीप सी एम्बर्स पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई रोमांचक कहानी के साथ।